आज है लेक्चर नंबर 24। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंट टर्म। जिसमें सबसे पहला हम आपको भी बताए हैं इनैंसियोमर। क्या बताएं, बताइए। इनैंसियोमर्स, ठीक है। इनैंसियोमर्स बताए हैं। चलिए समझते हैं क्या होता है इनैंसियोमर। सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखो। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ये कैसा कंपाउंड होगा बताइए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। COH, यहाँ लिखे OH, यहाँ H, यहाँ लिखे हम CH3। ध्यान से अब समझिएगा। COH, ठीक है, CH3, OH, H। समझिए ये दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, कैसा होना चाहिए बताइए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या दोनों मिरर इमेज है? हाँ सर। क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है सर। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत है? बोलो, नहीं है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इसके लिए हमको सबसे पहले नंबरिंग करना होगा। तो देखिए पहले ऑक्सीजन आएगा कि कार्बन, या हाइड्रोजन। सबसे पहले तो आएगा क्या, बोलो, ऑक्सीजन। तब क्या आएगा, ध्यान से देखो। कार्बन का नंबरिंग पहले कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा, बोलो, ऑक्सीजन से, ठीक है। फिर क्या आएगा, बोलो, कार्बन। ऊपर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन है। तो अब हम क्या करें, ध्यान से देखो इधर। इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब 2 बार ऑक्सीजन लिखाएगा, और एक और ऑक्सीजन का OH का एक ऑक्सीजन 3 बार वो लिखा गया। राइट, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। ठीक है, तो और इधर क्या है, बोलो, 3 H है। 1 के बाद 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा। 3 कहाँ आएगा, यहाँ। तो 2 कहाँ गया, यहाँ। 3 आएगा यहाँ। और 4 नंबर में चला गया हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं ना। चलिए अब हम समझते हैं आगे। ठीक है, ये देखना ध्यान से, ये दोनों कैसा स्ट्रक्चर है, बोलो, ध्यान से देखो और बोलो। दोनों है इनैंसियोमर, ठीक है ना। दोनों क्या है, इनैंसियोमर। क्यों है, बोलो, क्योंकि दोनों मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। दिख रहा है क्लियरली। एक दूसरे पे क्या फिट होगा, इसको उठा के यहाँ डालेंगे, फिट होगा? नहीं होगा। ये OH इधर चला जाएगा तो होगा कैसे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? आंसर है यस। तो नॉन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। अच्छा, थोड़ा सा इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे अभी। थोड़ा सा हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ध्यान से देखो।
ये देखना देखना ध्यान से, कैसा गया बोलो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताइए। घड़ी कैसे चलता है, ऐसे, तो गया कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखते हैं, एस। ये कैसे जा रहा है देखना, 1 2 3, घड़ी ऐसे ही चलता है। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखते हैं, आर। एक लाइन लिखवाए थे पिछले क्लास में हम, इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, पढ़िएगा, केस 2 में लिखवाए होंगे। हाँ, इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, देखिए चौथा नंबर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे फोर्थ प्रायोरिटी है दोनों में, तब क्या करना होता था बोलो, आर को एस करो, एस को आर कर दो। तो एस को हम क्या कर देंगे बोलो, आर कर देंगे, और आर को क्या कर देंगे बोलो, एस कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो, ठीक है ना। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये कायरल कार्बन है, स्टार लगा दो, आर। ये भी कायरल है, स्टार लगाओ। ये कौन सा हो गया बोलो, एस हो गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या समझ आया आप लोग को, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ तक लिखिए, फिर इसमें हम और भी कुछ कुछ लिखवाएंगे। हो गया डन, आगे बढ़े। चलिए बताना शुरू करें, लिख लिए सब लोग। चले देखिएगा नेक्स्ट। अब एक चीज़ सुनिएगा, एक हम आपको पिछले क्लास में ना एक्सपेरिमेंट बताए थे, थोड़ा बहुत याद होगा। एक लाइट निकलता था जिसको हम बोलते थे प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल, याद है। ये मान लो पीपीएल है, ठीक है। इस पीपीएल को अब हम क्या करते हैं, इससे पास करवाते हैं, किससे, पोलरीमीटर ट्यूब से, ठीक है ना। इसको क्या किए, इससे पास करवाए। अब इसमें ना दो चीज होगा, डी होगा और एल होगा। डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो, एल मतलब होता है लीबो। क्या होता है बताइए, लीबो और डेक्स्ट्रो। तो मान लो इसके अंदर क्या है बोलो, इसके अंदर क्या, पोलरीमीटर ट्यूब में दोनों का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है बताइए, बोथ का मिक्सचर है, डी एंड एल का मिक्सचर है। डी मतलब डेक्स्ट्रो, एल मतलब लीबो, सब लिखवा देंगे, चिंता मत कीजिए। जिसमें डी होगा 50% और एल होगा 50%, ठीक है। अब आगे क्या होगा समझिएगा, अगर कोई रोटेशन नहीं होता है, मान लो ये ऐसा का ऐसा ही रह गया, देन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मान लो ढेर सारा इसमें एनालाइजर लगा रहेगा जो एनालिसिस करेगा क्या रिजल्ट आ रहा है। मान लो ये सब क्या है बोलो, एनालाइजर है।
मान लीजिए कि ये है एनालाइजर जो एनालिसिस करेगा, ठीक है, और रिजल्ट बताएगा, राइट। तो ध्यान से देखना, अगर एनालाइजर में कोई रोटेशन नहीं हुआ, नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, देन उस कंडीशन में कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये क्या है? एनालाइजर। ठीक है ना। तो ये जो 50% मिक्सचर आप एल और डी का देखे हैं, इसी को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बताइए? रेसमिक मिक्सचर। ठीक है ना। कौन कैसे डीएल होगा सब बताते हैं, ठीक है ना। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है देखिएगा, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 50% डी एंड 50% एल, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है समझिएगा। ये ना थोड़ा अजीब सा टॉपिक आपको लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाएगा, बार बार पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। ड्यू टू रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। किसके वजह से बोलो? एक्सटर्नल कंपनसेशन। अच्छा आप बोलिएगा एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होता है, समझते हैं हम लोग। दो अलग अलग कंपाउंड है, दो डिफरेंट कंपाउंड है, ठीक है। वो कंपाउंड जितना क्लॉकवाइज घूमेगा नहीं, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। जितना क्लॉकवाइज उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, जितना क्लॉकवाइज उतना ही एंटी क्लॉकवाइज है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? रेसमिक मिक्सचर को ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल कंपनसेशन हो जाता है। मान लो दो डिफरेंट कंपाउंड है, जितना क्लॉकवाइज उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों क्या हो गया? एक दूसरे को खा जाएगा, कैंसिल कर देगा। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं देखिएगा, पहले इसको लिखिए फिर बताते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाएंगे, पहले यहाँ तक लिखिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया कीर्ति? कॉपी कर ली? हेलो हेलो। बालक छाप लिए कि अभी नहीं? चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है। अब समझते हैं हम ऊपर। मान लीजिए कि ये एक कंपाउंड है, मान लो लैक्टिक एसिड कंपाउंड है, ठीक है। अगर मान लो इन केस प्लेन पोलराइज लाइट, इफ, अगर मान लो इफ प्लेन पोलराइज लाइट अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, इफ क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, कैसे रोटेट? क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, तब क्या होगा? अभी हम क्या बोले? एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण
दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अगर मान लो प्लेन पोलराइज लाइट इसमें अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर गया तो 100% जो उसका इनेंसियोमर होगा ना उसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। देन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझे ना? मान लीजिए कि ये अगर 50% डेक्स्ट्रो है मतलब डी है तो ये क्या होगा 50% एल होगा। समझ गया ना? डी मतलब डेक्स्ट्रो, एल मतलब लीवो, ठीक है ना? ये अगर 50% डेक्स्ट्रो है ये वाला तो ये 50% एल होगा, ठीक है ना? छाप लीजिए जल्दी से। कीर्ति आप लिख रही हो कि नहीं? समझ आ रहा है? हो गया डन, आगे बढ़े। हो गया, लिख लिए बालक? कॉपी कर लिए? लिखिए। कीर्ति लिख रही हो कि नहीं? समझ आ रहा है? लिख लीजिएगा, बोल दीजिएगा, ठीक है? हो गया डन। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है एक और एग्जांपल ले लीजिए। COH, ठीक है, HOH क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा अभी बताए हैं। मान लीजिए इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आता था बोलो? आर आता था। अभी निकालें इसी टाइप से। ये क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा बोलो? आर आएगा। मान लो अगर ये दोनों आर है तो ये क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो ऑब्वियसली एस हो जाएगा। समझ गए?
थोड़ा सा और देखिएगा, इनैंसियोमर जो होता है ना, इनैंसियोमर, इसका ना फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, डिफरेंट नहीं सेम होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है देखिएगा, अगर मान लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो क्या होगा देखिएगा, प्यूरिफिकेशन, एक टॉपिक पढ़ा देते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हम करते हैं बताइए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझते हैं ना, जो भी पेट्रोल डीजल सब निकलता है इसी प्रोसेस से निकलता है, ठीक है। 8th क्लास में पढ़ना था, पता नहीं अब किस क्लास में है, पहले 8 में था, बुक तो बदल गया है। एक्चुअली ना मान लीजिए ए कंपाउंड है और बी कंपाउंड है, ठीक है। ए और बी क्या है बताइए, दो अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए ना दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, तो क्या आप इनैंसियोमर को अलग कर सकते हैं, नहीं। तो इनैंसियोमर्स can't be separated by fractional distillation ड्यू टू सेम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। सेम बॉइलिंग पॉइंट है तो आप अलग नहीं कर सकते। तो देखिएगा ध्यान से, इनैंसियोमर हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। सो कैन नॉट बी separated by fractional distillation। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। 3 ही आदमी है ना आज आप लोग अभी। हो गया डन। और भी देखिएगा, HOH COH OH H COH। अच्छा, ये आपका होमवर्क में भी रहेगा, इसको पता करके आइएगा कि ये R कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, सिखा चुके हैं पीछे, ठीक है ना। एक और होमवर्क में रहेगा, HCOH COH OH OH H, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा SY, पता करके आइएगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। इतना ही पढ़ाते हैं, कोई है ही नहीं तो क्या ही पढ़ाए। कीर्ति और आगे करा दे कि छोड़ दे इतना ही। आपका माइक ऑफ है क्या, सो गई है क्या जी?